आज के क्लास में हम लोग रोग प्रतिरोधक के लिए पादप प्रजनन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हम लोग ऐसा पादप प्रजनन करें कि उसको रोगों से लड़ने की क्षमता उसमें आ जाए, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। फसली पौधे जो फसल उगाते हैं हम लोग, उसका पौधा और उत्पादकता को रोगजनक अत्यधिक प्रभावित करते हैं। इसमें अगर रोगजनक आ जाता है तो अधिक प्रभावित होगा। इन रोगजनकों में विभिन्न प्रकार के जीवाणु, अब ये जो रोगजनक जो रोग पैदा करते हैं वो किस किन कारणों से होता है? जीवाणु से होता है, विषाणु से भी होता है, कवक से भी होता है। ये सब पौधे में होने वाले रोग का कारण है। जीवाणु, विषाणु, कवक सम्मिलित होता है। इन सूक्ष्म जीवों से होने वाले हानि लगभग 20 से 30% हो सकती है। जब ये सब के सूक्ष्म जीव से पौधों का जो हानि होता है लगभग 20 से 30% देखने को मिलता है। यह समस्या उष्णकटिबंध क्षेत्रों में उगाई जाने वाली, ये ज़्यादातर समस्या कहाँ देखने को मिलता है? जो उष्णकटिबंध क्षेत्र होता है वहाँ पे ये ज़्यादा समस्या देखने को मिलता है। उगाई जाने वाली फसलों में ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा ही यहाँ पे देखने को मिलता है। रोगजनक जो होता है बीमारी वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। जैसे कि अगर पृथ्वी का बात करते हैं, पृथ्वी को बताया जाता है कि जो बीच वाला हिस्सा होता है पृथ्वी का, इसके ऐसे इतना हिस्सा में बांटा हुआ रहता है। तो जो ये सबसे बीच वाला हिस्सा होता है इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसी में भारत भी आता है और इसको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं इसको। और इसको मतलब यहाँ पे थोड़ा गर्मी भी होता है, ठंडा भी होता है। इसको शीत वाला बात करते हैं, मतलब यहाँ पर पूरी तरह से क्या होता है? ठंडा ही होता है। ठीक, तो हम लोग अभी इसका बात करें जिसमें भारत भी आता है। इसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है ये रोग उत्पन्न करता है कौन? जीवाणु, विषाणु और कवक के कारण देखने को मिलता है कि रोग उत्पन्न होता है। क्योंकि सूक्ष्म जीवों की सक्रियता इन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, इसलिए जो सूक्ष्म जीव होता है ज़्यादा सक्रिय होता है कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। इन परिस्थितियों में रोग प्रतिरोधक इसमें विकसित कर ही पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। तो इन वाले क्षेत्रों में क्या करना होगा? ऐसा पौधा विकसित करना होगा कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता रखता हो, जो रोगों से लड़ने की क्षमता रखता हो। रोग प्रतिरोधी फसलों को विकसित कर उगाने से कवकनाशियों तथा जीवाणुनाशियों पर निर्भरता कम हो जाती है। मतलब अब उस पर हम लोग निर्भर नहीं रहेंगे, इसलिए उससे लड़ने की क्षमता उसमें उत्पन्न हो जाता है। तो अब जैसे कवक उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते या कोई भी जीवाणु उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। किसी फसल में रोग का पैदा होना निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करती है। अगर रोग का पैदा होता है कोई भी फसल में तो वो 3 कारणों से देखने को मिलता है। कौन कौन से कारण से? तो संवेदनशील परपोषी मतलब जो पेड़ पौधा को, ऐसा कोई परपोषी है जो पेड़ पौधा पर आसानी से रह सके और उसको कोई लगेगा कि उसको अच्छा लगेगा। आक्रामक रोगजनक, कोई होता है आक्रामक एग्रेसिव रोगजनक होता है जो कि पेड़ पौधे पर आकर लग जाता है। एक होता है प्रेरक वातावरण, एक होता है मतलब वातावरण पर भी डिपेंड करता है, उस वातावरण के कारण ऐसा उसमें हो जाता है कि रोगजनक उत्पन्न हो जाता है। ये 3 कारण मुख्य कारण दिया हुआ है रोग उत्पन्न होने का। रोगपोषी पादपों की प्रतिरोधकता उनकी रोगजनकों के रोग उत्पन्न करने से सकने वाली क्षमता है, और इन क्षमता का निर्धारण पोषी पादप के आनुवंशिक संगठन या जेनेटिक ट्रांसम्यूशन द्वारा होता है। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें उत्पन्न करे तो ये जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा होता है, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा किया जाता है। अलग अलग स्पेसीज का आनुवंशिक ढांचा अलग अलग होता है। जितना भी अलग अलग स्पेसीज, अलग अलग हम लोग जाति बोल सकते हैं पेड़ पौधा का, सबका बनावट अलग अलग होता है। इसलिए किसी भी पादप प्रजनन के कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व पोषक के आनुवंशिक गुण तथा रोग के कारण के बारे में जानकारी लेना आवश्यक है। तो अगर हम लोग किसी भी पेड़ पौधा को हम लोग जेनेटिकली ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग उसका आनुवंशिक गुण और रोग के बारे में, उसके बारे में हम लोग को जानकारी होना चाहिए। इसलिए हर एक पौधे का अलग अलग क्या होता है? जेनेटिक गुण देखने को मिलता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न कुछ प्रमुख रोग, अब जैसे सूक्ष्म जीव द्वारा जो रोग उत्पन्न करते हैं उसका कुछ नाम दिया हुआ है। जैसे कि पत्ता का लाल होना, ये किसके द्वारा होता है? रेड रॉट ऑफ
शुगर केन के द्वारा होता है। गेहूं का कीटन रोग, आलू का असमय अंबारी, ये सब बीमारी का नाम दिया हुआ है जो किसके द्वारा होता है, ये सब सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है। कृषि फार्स के श्वेत डिक जो सल्फकंड, आलू में झुलसा रोग, गन्ने में लाल धारी, धान में अगमारी रोग, ये सब अलग अलग रोगों का नाम दिया हुआ है जो कि देखने को मिलता है। मौजेक या तंबाकू मौजेक, सलजम मौजेक आदि में ये सब रोग का कुछ नाम दिया हुआ है जो अलग अलग सूक्ष्म जीवों के द्वारा देखने को मिलता है। रोग प्रतिरोधक के लिए प्रजनन विधि क्या अपनाया जाता है कि कोई पौधा में रोग प्रतिरोधक विधि क्या हो जाए, क्षमता आ जाए, जिससे किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता उसमें प्राप्त हो जाए। इसके लिए किस प्रकार का प्रजनन विधि अपनाया जाता है उसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। प्रारंभिक प्रजनन विधि जो पहले से चलते आ रहा है, दूसरा रहता है उत्परिवर्तन प्रजनन विधि। प्रारंभिक प्रजनन विधि द्वारा 100% किस्मों के प्रारंभिक प्रजनन विधि द्वारा रोग प्रतिरोधक किस्मों के विकसित करने के लिए संकरण तथा चयन का मुख्य भूमिका होता है कि संकरण किस प्रकार से कराए और चयन किस प्रकार से करे पौधों का। संकरण तथा चयन की विधियों का उपयोग न केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए किया जाता है बल्कि अधिक उत्पादन के लिए भी किया जाता है। वो हम लोग जो ऊपर में पढ़े थे कि उसका अधिक मात्रा में उत्पादन किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, उसका चयन हम लोग किस प्रकार करें और उसका संकलन किसके बीच कराए कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या हो सके, उत्पादन हो सके। उसी प्रकार से हम लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना चाहते हैं, उसके लिए भी हम लोग को चयन करना पड़ता है और संकलन कराना पड़ता है। सूखा प्रतिरोध, लवण प्रतिरोध आदि षष्टि क्षमता के लिए किया जाता है। प्रारंभिक प्रजनन विधि का विभिन्न क्रमानुसार विभिन्न स्टेप दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, अगर रोग बोल सकते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर उत्पन्न करना चाहते हैं कोई पौधों में, तो हम लोग जो फसल बोते हैं उसका क्या प्रोसेस होगा। तो प्रतिरोधकता स्रोतों के लिए जनन द्रव्य की छाटना, तो सबसे पहले हम लोग इसमें भी देखे थे जनन द्रव्य की छाटन किए थे किसके लिए, तो हम लोग अधिक उत्पादन करने के लिए। फिर चयनित जनकों का संकलन कराना, जो चयन कर लेंगे उसके जनक का संकलन कराएंगे, संकरणों का चयन करेंगे, जो संकलन होगा उसका फिर मूल्यांकन करेंगे कि वो किस प्रकार से उसमें कुछ हम लोग को बेनिफिट मिला कि नहीं मिला। नई किस्मों का परीक्षण करेंगे और नई किस्मों का निर्मुक्त करना मतलब मार्केट में उसको लेकर आने का काम हम लोग करते हैं। फसलों के रोग प्रतिरोधक किस्म कौन कौन सा होता है, जैसे सरसों का किस्म में कौन है, पूसा स्वार्मिंग करण, ये किससे छुटकारा दिलाता है, तो रुस्पर्स के सवेत किट से ये छुटकारा दिलाता है। मिर्च का एक फसल है पूसा सदाबहार, लीची मौजेक वायरस से बचाता है, तंबाकू मौजेक वायरस एवं पूर्ण कुंचन वायरस, ये सब चीज़ों से बचाता है। तो फसलों के रोग प्रतिरोधी किस्म कौन कौन सा होता है, ये हेडिंग डाल के ये लिख लेना है, कहीं पर भी आ सकता है। वैसे गेहूं का दिया हुआ है, गेहूं का कौन सा किस्म है, हिमगिरी, ये क्या चीज़ों से बचाता है, तब पत्ती के कीट रोग जो उत्पन्न होता है उससे इसको बचाता है। 5 को दिया, 5 को लिख लेना है यहाँ पे। तो ये हम लोग जो विधि पढ़ रहे थे ये क्या था, तो ये पारंपरिक विधि था जो पहले से चलते आ रहा है। और अब हम लोग जो विधि पढ़ने वाले हैं आगे, वो कौन सा विधि पढ़ने वाले हैं, उत्परिवर्तन प्रजनन। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उत्परिवर्तन प्रजनन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसमें क्या किया जाता है, इसमें उत्परिवर्तन किया जाएगा, कुछ ना कुछ परिवर्तित किया कर दिया जाता है उसके जीनीय स्ट्रक्चर में। जीन के अंदर आधार अनुक्रम में परिवर्तन को आनुवंशिक विविधताएं पैदा होती है। तो ये हम लोग पहले से भी जान चुके हैं कि जीन के जो अंदर होता है उसके अनुक्रम में अगर परिवर्तन करते हैं, जीन के जो अंदर होता है अगर उसके अनुक्रम में परिवर्तन करते हैं तो उससे उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है। उससे उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है जो कि हम लोग को नए उसी जाति का नए किस्म हम लोग को दिखने लगता है। फसली पौधों में उत्परिवर्तन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जाता है।
अगर फसली पौधा है उसमें उत्परिवर्तन जो उत्पन्न किया जाता है कृत्रिम रूप से, मतलब इंसानों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिसे हम लोग म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं। म्यूटेशन मतलब ही होता है उत्परिवर्तन, ठीक। म्यूटेंस दो प्रकार के होते हैं, जो उत्परिवर्तन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है रासायनिक म्यूटेंस मतलब रासायनिक उत्परिवर्तन, एक होता है भौतिक उत्परिवर्तन। रासायनिक में क्या होता है, अभिक्रिया करा के उसमें उत्परिवर्तन कराया जाता है, जैसे इथाइल मेथिल सल्फेनेट सोडियम एजेनाइट के साथ अभिक्रिया कराकर इसका कुछ म्यूटेशन कराया जाता है, कुछ उत्परिवर्तन कराया जाता है। वैसे भौतिक में क्या किया जाता है, एक्स किरण का यूज किया जाता है, गामा किरण का प्रयोग किया जाता है उसमें उत्परिवर्तन होने के लिए। हम अगर बात करें तो उत्परिवर्तन प्रजनन जो होता है द्वारा कई फसलों का उन्नत किस्में विकसित की गई है। अभी तक ऐसा उत्परिवर्तन प्रजनन कराकर अलग अलग किस्में विकसित किया गया है। जैसे गेहूं का किस्म का टिंड रोग से प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न किया गया है, जो अधिक उपज और पाउडरी लिमड्यू के प्रतिरोधक क्षमता भी इसमें देखने को मिलता है। वैसे मूंग का बीज का बात करेंगे तो पित्त मौचक वायरस से और चूर्णित आसिता के प्रतिरोधक क्षमता सम्मिलित होता है, मतलब इससे ये बचाता है। भारत में 200 से ज़्यादा रोग प्रतिरोधक किस्में आज के डेट में विकसित कर दिया गया है। 200 से ज़्यादा ऐसा जाति विकसित किया गया है, किस्में विकसित किया गया है अलग अलग फसल का, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें होता है। बीज का म्यूटेंस द्वारा उपचारित बीजों की बुआई, ये तरीका होता है किसी में म्यूटेशन करने का। स्वपरागण कराया जाता है, तब जाकर संतति पुनः बुआई किया जाता है और चयन जो किया जाता है उसको वांछित म्यूटेशन लाइन द्वारा निर्माण किया जाता है। ये स्टेप दिया हुआ है कि उत्परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है। फसली पौधों की कई जंगली संबंधियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता जीन होती है। अगर फसली पौधा होता है उसको अगर जंगली प्रजाति अगर लेते हैं तो जंगली प्रजाति में ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें पाया जाता है, बहुत सारे रोग प्रतिरोधक क्षमता पाया जाता है, परंतु इन प्रजातियों में उत्पादन क्षमता कम होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता तो होता है लेकिन उत्पादन करने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम मात्रा में फसल देते हैं वो। यदि इन प्रजातियों से रोग प्रतिरोधक जीन वर्तमान की फसलों की किस्मों को हस्तांतरित कर दिया जाए तब उच्च उत्पादन करने वाले रोग प्रतिरोधक किस्में विकसित की जाती है। अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, एक पौधा है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता तो इसमें है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, लेकिन फसल क्या क्या देता है, कम देता है। एक पौधा है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता तो नहीं है, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है लेकिन उत्पादन क्या करता है, अधिक करता है। अब दोनों के बीच में क्या करा दे, पर परागण करा दे। अब पर परागण जब कराएंगे तो इससे जो बीज का निर्माण होगा और जब उससे पौधा जो निकलेगा तो हो सकता है इसमें ऐसा गुण मिल जाए कि इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हो और उत्पादन भी इसका क्या हो जाए, बढ़ जाए। इसका 4 केसेस हो सकता है, पहले भी बताए, इसका 4 केसेस हो सकता है उत्पादन भी कम हो जाए और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी खत्म हो जाए, या हो सकता है उत्पादन रहे लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता न रहे, हो सकता है उत्पादन कम रहे लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता रहे, या चौथा हो सकता है जो कि सबसे बेटर होगा कि उत्पादन भी ज़्यादा मात्रा में करे और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसमें देखने को मिल जाए। ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है, तो वही चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है। अब आगे जो दिया हुआ है, नासी कीट के प्रति प्रतिरोधकता का विकास के लिए पादप प्रजनन में क्या करते हैं। नासी कीट मतलब कीट मकोड़ों से जो हम लोग का फसल खराब होता है तो उसके प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करने के लिए पादप प्रजनन किस प्रकार से कराया जाता है। इसलिए बहुत सारे कीड़े मकोड़ों के कारण भी क्या होता है, ऐसा देखने को मिलता है, कीड़े मकोड़ों के कारण भी क्या होता है, हम लोग का फसल खराब हो जाता है। इसलिए उसके प्रति रोग प्रतिरोधक विकास करने के लिए पादप प्रजनन किस प्रकार से कराया जाता है, वही चीज़ हम लोग इस टॉपिक में जानने वाले हैं। सूक्ष्म जीवों के अतिरिक्त फसली पौधों को कीट पीड़कों द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो वही चीज लिखा हुआ है। एक तो पहले हम लोग पढ़ चुके सूक्ष्म जीव के द्वारा तो नुकसान होता ही है, कीट मकोड़ों के द्वारा भी क्या होता है, फसल को नुकसान पहुंचाया जाता है। कुछ फसली पौधे जैसे कीटों से बचने के आंतरिक क्षमता होती है, तो कुछ पौधे में ऐसा क्षमता होता है जो
उसके अंदर खुद का क्षमता होता है जो कीटों से क्या करता है, बचा के रखता है। इसके लिए कीट प्रतिरोधकता उसके अंदर होना चाहिए। आप लिखिए, जीव रसायन अथवा सक्रियात्मक अभिलक्षणों के कारण होती है। उसके अंदर कुछ ना कुछ जीव रसायन होता है या कोई ना कोई सक्रियात्मक लक्षण उसमें अंदर होता है या कोई ना कोई प्रतिरोधक होता है कीट के प्रति, जिसके कारण उसको उससे बचा के रखता है। अब उदाहरण के रूप में दिया हुआ है, जिन पौधों में रोमिल पत्तियां होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनमें पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता अधिक होती है। तो कोई भी कीट वगैरह के प्रति उसमें क्या होता है, प्रतिरोधकता अधिक होती है, उसको रोकने की क्षमता अधिक होती है। जैसे गेहूं में धान्यपर्ण, भृंग तथा कपास में जैसिड। इसी प्रकार गेहूं में चिकने तने होने के कारण स्टेम सॉफ्ट फ्लाई पर आक्रमण नहीं करते हैं। जो स्टेम होते हैं वो सॉफ्ट फ्लाई पर आक्रमण नहीं कर पाते उसका चिकना होने का। तो बॉलवर्म कपास के फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। जो ये बॉलवर्म है, ये कपास के फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, परंतु कपास की वैसी किस्में जिसमें मकरकंद और मधुरस नहीं होती है, बॉलमस को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती। अब देखो, कपास का अगर ऐसा पौधा होता है जिसमें मकरकंद होता ही नहीं, मतलब उसका जो मधु होता है, मधु नहीं पाया जाता है, तो उसको बॉलवर्म उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, इसलिए उसके पास वो जाता ही नहीं अगर उसके पास वो मधु नहीं होता है। तो मक्का में उपस्थित उच्च स्पैरेटिक एसिड, कम नाइट्रोजन तथा शर्करा अंश तथा तना भेद कीड़ा के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है। इसमें एक मक्का का पौधा में दिया हुआ है कि यहाँ पे स्पैरेटिक एसिड जो होता है वो कम नाइट्रोजन और शर्करा अंश के तना में भेदन कीड़ा को प्रति क्या करता है, उसमें प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है। कीट तथा पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन की वह विधि अपनाई जाती है। कीट के प्रति या कोई भी पीड़क के प्रति अगर प्रतिरोधकता के लिए क्या प्रजनन विधि अपनाया जाता है उसके बारे में दिया हुआ है, जिन्हें उत्पादकता और गुणवत्ता आदि के लिए अपनाया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो मतलब उत्पादन अधिक हो, उसका गुण अच्छा हो, उसके लिए हम लोग क्या विधि अपनाते थे, प्रजनन का चयन करते थे। चयन करके उसको अच्छे से अच्छे किस्म के साथ क्या करते थे, संकरण कराते थे। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार के विधि अपनाया जाता है। संकरण विधि का वर्णन पीछे किया जा चुका है। कीट तथा पीड़कों के प्रति प्रतिरोधी जीन उगाई जाने वाले फसलों तथा जंगली संबंधित में पाए जाने वाले प्रजनन द्रव के संग्रह वही चीज किया जाता है। जंगल में वैसे उस जाति का किस्म का पौधा ढूंढा जाता है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, किसके प्रति, कीट और पीड़क के प्रति। और वही क्या किया जाता है, जो सामान्य हम लोग बोते हैं उसके साथ उसका संकरण कराकर हम लोग नए जाति का निर्माण कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उससे लड़ने की क्षमता उसमें उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह से कुछ इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, फ्लैट बी कि किसमें पूरा सेम 2 तथा पूसा सेम 3 जेनेटिक में ऐसा देखने को मिलता है। ये कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले पौधे का कुछ नाम दिया हुआ है या प्रतिरोधक का नाम दिया हुआ है। उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन। उन्नत खाद्य मतलब क्या, अच्छे क्वालिटी का हम लोग का भोजन प्राप्त हो, उसके लिए पादप प्रजनन में क्या किया जाता है, जिसके पहले भी हम उसका चर्चा कर चुके हैं। अच्छे विटामिन मिले, अच्छे लौह पदार्थ मिले, अच्छे आयोडीन मिले, अच्छे जिंक का मात्रा मिले, इसके लिए हम लोग जो पहले से चर्चा कर चुके हैं वही चीज़ इसमें भी दिया हुआ है। प्रोटीन युक्त हो, ये सब चीज़ें ध्यान में रखा जाता है कि किसी भी काम को गुणवत्ता वाला मिले पादप प्रजनन में। ठीक है, आगे का जो टॉपिक है, आगे कौन सा टॉपिक है, जैव पुष्टिकरण। जैव पुष्टिकरण क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जन स्वास्थ्य सुधारने के लिए विटामिन तथा खनिज युक्त उच्च प्रोटीन और सर्वार्थक वसा वाली प्रजनित फसलों का विकास ही जैव पुष्टिकरण कहलाता है। अब देखो, विटामिन, खनिज और प्रोटीन और वसा, ये सबका मात्रा सर्वाधिक रूप से मिल सके जब हम लोग किसी पौधे में इस प्रकार की चीज़ें
विकास करते हैं कि उसको में विटामिन अच्छा मिल सके, खनिज पदार्थ अच्छा मिल सके, प्रोटीन का मात्रा अच्छा मिल सके, वसा का मात्रा अच्छा मिल सके, ये सब का विकास हो सके किसी पौधे में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव पुष्टिकरण के नाम से हम लोग जानते हैं, या बायोफोर्टिफिकेशन भी कहते हैं। फसली पौधों में उन्नत पोषक तत्व के समावेश से उद्देश्य से निम्नलिखित प्रजनन किया जाता है। तो हम लोग को क्या होना चाहिए, उन्नत पोषक तत्व प्राप्त हो, जैसे प्रोटीन का अंश, गुणवत्ता, ये देखा जाता है, तभी जाकर हम उस प्रकार के चयन करते हैं जिसमें प्रोटीन का अंश ज़्यादा हो, गुण भी अच्छा हो, विटामिन का अंश होना चाहिए, तेल का अंश होना चाहिए, सूक्ष्म पोषक तत्व भी उसमें मौजूद होना चाहिए, खनिज का भी अंश होना चाहिए। ये सब चीज़ें उसमें हम लोग का आसानी से प्राप्त हो सके, तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, वैसे ही पौधों का चयन करते हैं, प्रजनन कराते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने मक्का की नई किस्में विकसित की। कृषि वैज्ञानिक के तहत मक्का के नया किस्में विकसित किया गया, जिसमें अमीनो अम्ल, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन की मात्रा अधिक होती है। तो देखो, एक नया किस्म बनाया गया मक्का के, जिसमें अमीनो अम्ल का मात्रा भी ज़्यादा होता है, लाइसिन का भी मात्रा ज़्यादा होता है, ट्रिप्टोफैन की भी मात्रा अधिक होता है। इसका उदाहरण के रूप में दिया हुआ है, उदाहरण के रूप में क्या दिया हुआ है, शक्ति, रतन, प्रोटीना किस्में पाई जाती है। तो इसका किस्म का नाम दिया हुआ है, जो मक्का का किस्म है, जो ये सब का मात्रा अधिक मात्रा में होता है, शक्ति में, रतन में, प्रोटीना में। इसी प्रकार गेहूं के एटलस 66 किस्में उच्च प्रोटीन वाले अंश बनाए गए, जो गेहूं को उन्नतशील विकसित करने के लिए दाता के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब 66 किस्म में बनाया गया है गेहूं का, जो इसमें प्रोटीन का मात्रा अधिक होता है, उसका गुणवत्ता भी अधिक होता है। धान में ऐसी किस्में विकसित की गई है जिसमें 5 गुना अधिक लौह तत्व पाया जाता है। धान का ऐसा किस्म विकसित कर लिया गया है जो पहले की तुलना में उसका जो लौह तत्व होता है 5 गुना अधिक देखने को मिलता है। भारतीय कृषि अनुसंधान के नई दिल्ली में सब्जियों के विटामिन युक्त फसलों के किस किस्म में विकसित की गई है उसके बारे में। विटामिन ए में जैसे होता है गाजर, पालक, ये सब विटामिन ए, इससे विटामिन ए मिलता है। विटामिन सी का बात करते हैं, करेला, सरसों, टमाटर, बथुआ, इससे विटामिन सी मिलता है। आयरन और कैल्शियम का बात करेंगे तो पालक और बथुआ से मिलता है। और प्रोटीन युक्त बात करेंगे तो मटर, तो इस चीज़ को लिख लेना है, इसको नोट करके सभी को इसको नोट डाउन कर लेना है, इसलिए कि ये याद होना चाहिए कि विटामिन ए क्या चीज़ से मिलता है। तो गाजर, पालक, कद्दू से विटामिन ए मिलता है। विटामिन सी का बात करेंगे तो करेला, सरसों, टमाटर, बथुआ से विटामिन सी मिलता है। आयरन और कैल्शियम का कमी है तो क्या खाना चाहिए, तो पालक और बथुआ खाना चाहिए। प्रोटीन का कमी है तो मटर, फ्रेंच बीज, ब्रांड बीन, सेम वगैरह ये सब चीज़ें खाना चाहिए। आगे जो टॉपिक पढ़ना है, एकल कोशिका प्रोटीन के बारे में पढ़ना है। ऐसा करते हैं, एकल कोशिका जो प्रोटीन है उसको हम लोग यहाँ से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।